17 दिसंबर 2021। आज जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो खालिद महमूद कियानी को हमसे बिछड़े 1 साल बीत चुका है। मेरी उनसे मुलाकात आज से तकरीबन 12 साल पहले हाड़ी गैल प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मैं गया तो वहाँ पे हुई उनसे। वो जब भी गुफ्तगू करते थे बहुत ही शाइस्ता अंदाज में करते थे और उनकी लिखी हुई खबर एक मुनफरिद हैसियत रखती थी। मैं अक्सर अपने रेडियो, टीवी और यूट्यूब चैनल के प्रोग्रामों के सिलसिले में उनसे मुशावरत करता रहा और वो हमेशा हौसला अफजाई करते रहे। गुज़श्ता साल शायद 13 या 14 सितंबर की बात है, जब मैं उनसे मिलने उनके हॉस्पिटल में जहाँ पे वो एडमिट थे वहाँ पे गया। वो अपने अहले खाना के साथ वहाँ पे मौजूद थे तो उनके अहले खाना ने इस बात का इतराफ़ किया कि अपने तमाम दोस्तों से मिलने के बाद ये बहुत खुश होते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। मैंने जब खालिद कियानी साहब से पूछा कि क्या वाकई ऐसा है तो वो कहने लगे हाँ वाकई ऐसा है। मैंने कहा खालिद साहब आप मुझे अक्सर पोइट्री मैसेज किया करते थे, आज को मुझे शेर सुना दें। तो बरजस्ता जो उन्होंने शेर सुनाया, सिराना मीर के आहिस्ता बोलो अभी तक रोते रोते सो गया है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पे कंट्रोल किया। सबसे पहले आपको खालिद कियानी मरहूम की जो हमने एक प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग की और उसके अलावा जो उनकी रिकॉर्डिंग से हमने उसकी एक झलक से गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे वो गुफ्तगू देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप इंतहाई अहम मसले को लेकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ के मकामी अफराद की जो आपने आरा सुन ली हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 2004 से कागजात में चल रहा था और 2011 से बाकायदा से इस यहाँ से गुजरने वाले नाले के पानी की मॉनिटरिंग की गई और अभी गुज़श्ता साल जो है इस काम में थोड़ी सी तेज़ी आई और जाकर एक हमारे सामने जो अभी सूरत हाल आई है वो ये कि पुंछ की साइड से तकरीबन 29 कनाल ज़मीन जो है वो मंजूर हो चुकी है और यहाँ से एक टनल जो 7 से 7.5 किलोमीटर गुजार कर इस नाला माल के पानी को रोक के सीधी मजीद गला में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और वहाँ पर बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। इसमें लोगों के खदशात और हमने भी जो स्टडी की है वो भी यहाँ से वहाँ तक जितने दर्जनों देहात आते हैं, यहाँ से जब टनल गुजरेगी तो लामाला तौर पे जितने भी इसके ऊपर के गांव हैं या इसके नीचे से जो गुजरने वाले जहाँ से टनल गुजरेगी उसके ऊपर जितने गांव हैं वो सारे के सारे पीने वाले पानी का सख्त कैद पड़ जाएगा, वो पानी ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा इस नाले के किनारे जो यहाँ आड़ीगल के इस किनारे से लेकर मजीद गला तक दोनों अतराफ़ से जो लोग देहातों के रहने वाले जो इस पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनकी ज़राअत है, उनके माल मवेशी हैं, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी और वो नहीं हो सकेगी, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकेंगी और कैद साली का एक समा हो जाएगा। यहाँ के मकामी अफराद की आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए हैं और हम भी उसकी तौसीक़ करते हैं कि सबसे पहले इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए ताकि किसी मनसूबे को नुकसान पहुँचने से पहले उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएँ ताकि वो मनसूबा लोगों की फलाह बहबूद के लिए बेहतरीन हो सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक मुतालबा ये सामने आ रहा है कि यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वो इसके हक़ में हैं कि यहाँ पे डैम बनाया जाए ताकि डैम से ज़्यादा यहाँ के रहने वाले लोगों को सहूलियात मिलेंगी। इसलिए उसके लिए तो राज़ी हुआ जा सकता है, लेकिन यहाँ से टनल गुजार के वहाँ तक लोगों की ज़मीनों को या उनके माल मवेशी को और उनकी जो ज़रूरियात की वो पानी जिस इस्तेमाल में आ रहा है उसको नुकसान पहुँचाकर ये लोग किसी भी सूरत तैयार नहीं होंगे। लिहाजा हुकूमत को और मुतल्लिका कंपनी को इस बारे में इसके लिए जो जगह है ये सामने आप देख रहे हैं कि एक इधर से एक नाला छोटा सा उतर रहा है, एक उधर से नाला उतर रहा है। इसकी जो दरमियानी जगह है इसके बारे में कंपनी वालों ने जो ब्रीफिंग दी थी उसके लिहाज से यहाँ पे इसके सामने एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का जो तकरीबन 80 से 100 फीट गहरा होगा, उसमें पानी को पीछे से एक छोटी सी उसकी सूरत में ला के यहाँ पर जमा किया जाएगा और यहाँ से एक टनल गुजारी जाएगी जो तकरीबन 7 से 7.5 किलोमीटर जाकर वहाँ पर पहुँचेगी। तो यहाँ पे वो जो पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा वो इसलिए ज़ख़ीरा किया जाएगा कि जैसे आजकल के मौसम में पानी का लेवल कम हो जाता है वो सारा उसी में जाता रहेगा, आगे कोई पानी नहीं जाएगा, वो सारा का सारा पानी यहीं पे रुक जाएगा और आगे के सारे इलाके बंजर होने का खदशा है। और ये वो मकान है जहाँ से टनल को बना के कंपनी वालों का जो नुमाइंदा आया था उसने जैसे बताया वो सारा का सारा इसके नीचे से
اس چیز نہیں ہے کہ 2016 جڑا الیکشن ہو رہا ہے یہ عام ووٹر کی کم از کم اس بنیاد پر ووٹ دینے کی سوچ بننی ملنی ہے کہ تعمیر و ترقی کے حوالے نال کہڑا امیدوار زیادہ موضوع ہے. اس وقت تو دوسرے جتنے بھی ترجیحات آسیاں وہ عام ووٹر کی ترجیح ختم ہو گئی ہیں اور صرف ووٹر کی ترجیح میرے خیال صرف تعمیر و ترقی اور مثبت رویہ کا رواج جڑا ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. ناظرین اب ہم آپ کو ضلع باغ کے ممتاز صحافیوں کے تاثرات آپ کے لیے پیش کرتے ہیں اور یاد رہے کہ یہ تاثرات 2020 میں ریکارڈ کی گئی تھی. ٹائم ٹو ٹاک یوٹیوب چینل کا شکریہ کہ انہوں نے آج آزاد کشمیر کے مایہ ناز صحافی خالد کیانی صاحب کے حوالے سے تاثرات پوچھے ہیں. خالد کیانی صاحب آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ پاکستان یعنی روشنیوں کے شہر کراچی کے اندر انہوں نے پرورش پڑھائی. وہاں پہ انہوں نے صحافت کی اور وہاں سے جب ادھر آزاد کشمیر آئے تو ہاڑی گل کے اندر انہوں نے باضابطہ ہاڑی گل کے اندر صحافت کی اوریجنل بنیاد رکھی. ہاڑی گل پریس کلب کی بنیاد رکھی, ایک پوری ٹیم تیار کی, صحافیوں کو سکھانے کی کوشش کی. انہوں نے صحافت کے اندر قلم کی حرمت, قلم کی تقدس اور قلم کے وقار کے لیے جدوجہد کی. غریب عوام کی فلاح بہبود کے لیے, ظلم اور ناانصافی کے خلاف, ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف, میرٹ کے لیے انہوں نے اپنا قلم جو ہے وہ اٹھایا اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ابلاغی ماز پر انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے جس طرح بھارتی مظالم کو بے نقاب کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالد کیانی صاحب کی کن ان کے کارناموں کا ذکر کریں, ان کے کن پہلوں پر بات کریں, اس لیے کہ وہ ایک عظیم شخصیت تھے, ایک عظیم صحافی تھے. انہوں نے ہمیشہ مولانا ظفر علی خان, شورش کاشمیری اور صلاح الدین اس طرح کے صحافیوں کو اپنے ایک آئیڈیل کے طور پر دیکھا اور ایک پوری زندگی یعنی دیکھیں کہ صحافیوں کے بڑے مسائل ہیں, معاملات ہیں, بھوکے رہ کر پوری زندگی خودداری میں گزار دی لیکن کسی سے ایک پائی کا جو ہے وہ کہ روادار نہیں رہے, کسی سے جو ہے وہ قلم کی حرمت یا قلم کے تقدس پر سودے بازی کہیں نہیں کی اور وہ عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہے, لکھتے رہے, بولتے رہے. اور سب سے پہلے میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صحافیوں کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے صحافیوں کو سکھایا اور پھر بہت نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو تھے اور شاعر نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ رکے تو چاند, چلے تو ہواؤں جیسا تھا, وہ شخص دھوپ میں بھی چھاؤں جیسا تھا. یقیناً خالد کیانی صاحب کی وفات سے آزاد کشمیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے صحافی, مقبوضہ کشمیر کے صحافی دکھی ہیں. ان کی جو صحافتی خدمات ہیں, ان کی جو تحریک آزادی ہے کشمیر کے لیے خدمات ہیں, ان کی جو غریب عوام کے لیے, پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور میں اپنے صحافی دوستوں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ خالد کیانی کے مشن کو زندہ رکھیں کہ جنہوں نے نامساعد حالات کے اندر قلم کی حرمت اور اس کے تقدس پر اس کا خیال رکھا, اس پر کہیں سودے بازی نہیں کی. انہوں نے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا, وہ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کی جو خوبیاں ہیں, ان کی جو صحافیوں کے لیے جو خدمات ہیں ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی شاعر نے کہا تھا کہ جیتے جی تو نہ پائی چمن کی مہک, موت کے بعد پھولوں کے مرکز ملے, اے مسیح آؤ یہ خودکشی کب تلک, اے زمین سے فلک تک بڑے فاصلے. خالد کیانی صاحب ہمارے ہاتھوں میں دم توڑ گئے اور ایسا لگا کہ جیسے ہمارا اپنا وجود کا ٹکڑا جو ہے وہ زمین کے اندر متاثر ہے. وہ آخری دنوں میں یہاں باغ اسپتال میں بیمار رہے اور اتفاقاً میں بھی انہی دنوں میں بیمار تھا اور میں بھی وہاں ایڈمٹ تھا. تو خالد کیانی صاحب نے جس بہادری سے اپنی بیماری کا مقابلہ کیا اور جس آنا اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے مروز خاطر رکھا, یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے. خالد کیانی صاحب ہماری پریس کلب کے صدر تھے, ریپورٹ تھے اور بڑے ایکٹیو صحافی تھے. ایز اے ٹیچر, ایز اے صحافی ان کا رول ہمیشہ بڑا جاندار رہا. انہوں نے ہمیشہ خلق خدا کے لیے کام کیا اور ان لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کی جن کی آوازیں
ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब वो खुद उस ज़िंदगी के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहे थे और जब उनको चेस्ट का कैंसर हो गया था, तो उस वक़्त वो जो आवाज़ें थी जिनकी वो आवाज़ बनते रहे, उनमें से कोई भी उन तक नहीं पहुँच सका। और ये हमारी, मैं समझता हूँ कि एक इज्तिमाई बदकिस्मती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि मैं समझता हूँ जैसे कि खालिद कियानी साहब ने अपनी जो ज़िंदगी है जिस भरपूर अंदाज में गुजारी और जिस तरह से उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी, वो हमारे दिलों के अंदर हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और जब तक मैं समझता हूँ बाग में सहाफ़त का चिराग रोशन है, उस वक्त तक खालिद कियानी का नाम रोशन है और खालिद कियानी को लोग मिस करते रहेंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ी एजाज़ मुझे ये लगा कि उन्होंने अपनी बेटी हिना कियानी को मास कम्युनिकेशन में मास्टर करवाया और वो जो है वो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी साफ़ी के रूप में इंशाअल्लाह उभरेंगी। और उनके अंदर बड़ी सलाहियतें भी मैंने देखी और उनका जो मैं समझता हूँ कि एक और उनका जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आएगा और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि हिना कियानी को वो गुर्बत, वो मुश्किलात, वो मसाइब का सामना नहीं करना पड़ेगा जो खालिद कियानी साहब को करना पड़ा। तो इनके मामू हैं हकीकी अली कियानी साहब, वो पाकिस्तान के अंदर जो इकानमी के बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि माहिरों में शुमार किए जाते हैं और दुनिया में जो इकानमिस्ट हैं वो उनकी राय को बहुत मोहतरम समझते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो भी यकीनन अपने इस ख़ानदान का ख्याल रखेंगे और हम भी ये हिना कियानी और उनके छोटे बच्चों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप ये मत समझें कि खालिद कियानी साहब दफन हो गए हैं। बहुत सारे खालिद कियानी यहाँ बाग में ज़िंदा हैं और वो हमारे बेटे हैं, बेटियाँ हैं और उनके लिए हम हमेशा इंशाअल्लाह एक शजरे सायादार की हैसियत में उनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत करते रहेंगे। जी, टाइम टू टॉक के मेज़बान जनाब शौकत साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज जो जिस टॉपिक पे आप आज और हम जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसका मकसद ये है कि हमारे एक बहुत बड़े मेहरबान दोस्त जो है वो साथी खालिद महमूद कियानी साहब, जो जिनका वो सहाफ़त के साथ भी वाबस्ता थे, वो कानून दान भी थे, उसके अलावा बासियत प्रिंसिपल जो है उनकी खिदमत वो भी एक जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और हाड़ी गैल के अंदर जिस तरह उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया, और मैं समझता हूँ कि सहाफ़त में कानून की अगर देखा जाए, कानून के अंदर और उसके बाद बिलखुसूस जो प्रिंसिपल अदारा जो है वो बासित मल्लम एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे और उनकी वफ़ात से पूरे आज़ाद कश्मीर में जो खला पैदा हुआ है उसको शायद कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते। और वो एक बड़े अलीम तबा, बड़े जो है वो एक अच्छे कॉलम निगार थे। एक अगर कहीं बासित प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठते थे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन थी। और फिर उन्होंने जो इल्म का जो एक समझता हूँ ये समझे कि इल्म का एक मंबा थे वो। और फिर जब कानून की वकालत भी कराची से जब उन्होंने की, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी लोग जो है बहुत सारे लोग जो है उनसे कानूनी मशावरत भी लेते थे। और जब सहाफ़त के मैदान में कहीं प्रेस क्लब में आए तो वहाँ पे भी उन्होंने जो है बहुत सारे सहाफ़ियों की जो है उनको तरबियत भी दी, उनको सहाफ़त के हवाले से उनकी जो है उनके जो तरगीब दी, उनको तरबियत दी। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अलमिया है उनकी वफ़ात। और हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। और जितने भी साफ़ी हैं, मौजूदा जो सहाफ़त के अंदर भीड़ चाल है उसमें समझता हूँ कि वो एक चिराग थे और जो बुझ गए और उस चिराग के बुझने से जो हमें नुकसान हुआ है उसका ज़ाला शायद मुमकिन नहीं हो सकता। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे और उनके जो लवाहिकीन है, पसमंदगान है, उनको अल्लाह ताला सफ़ी ज़मीन अता करे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी मौका फ़राहम किया एक अच्छे दोस्त के हवाले से मैं भी अपने ख़यालात लोगों तक पहुंचा सकूं, रिकॉर्ड करवा सकूं। तो मेरी नज़र में सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा खालिद कियानी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनसे जुड़े तमाम लोगों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। दूसरी बात ये कि मैं ये कहूँगा सब चीज़ें ये छोड़ के एक साइड पर रख के कि खालिद कियानी साहब एक इंतहाई नफीस और अच्छे इंसान थे। और मैं ये समझता हूँ कि उस शख्स से कोई खुशकिस्मत ज़्यादा नहीं होता जिसके जाने के बाद कम अज़ कम ये लोग रियलाइज़ करें कि वो एक अच्छा इंसान था। अगर उनके इस बात पे बात की जाए कि वो
उनका जो अमली जो काम था, फील्ड में जो काम करते थे, वो डेफिनेटली शोबा सहाफ़त से वाबस्ता थे और टीचिंग से वाबस्ता थे, यानी तालीम और तदरीस और सहाफ़त से वो वाबस्ता रहे। सहाफ़त में उन्होंने बहुत ही अच्छे मयार के साथ काम किया और सहाफ़ती हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, बड़े मुस्तकिल मजाजी के साथ काम किया। मेरे साथ उनका एक ताल्लुक़ था और वो ताल्लुक़ भाइयों वाला था, और मुझे वो वक्त बिल्कुल याद है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि एक दफ़ा उन्होंने एक मौके पे मेरा इस तरह से साथ दिया कि मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी के ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो वाक़या था जिसमें जाके वो मेरे साथ खड़े हुए, और बहुत अहम वाक़या था। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल वक्त आ भी सकते हैं, लेकिन वो एक मुश्किल वक्त था जिसमें वो एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ खड़े हुए और वो सुरखरू हुए। उन्होंने ये साबित किया कि कसूर या जो भी जो फेवर थी वो मुझे मिली उससे, और चूँकि ये सहाफ़ती एक काम था जिसके लिए हमें फेस चीज़ें करनी पड़ रही थी। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उनकी जो तदरीसी खिदमात हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत अहम है। मैं आपको ये बात बताऊँ कि तालीम से मुझे भी गहरी एक मेरी वाबस्तगी है। मैं इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, देखता हूँ जो इंस्टीट्यूशन लोग चलाते हैं, मैं उनके इंटरव्यूज़ भी करता हूँ, उनसे जानता हूँ चीज़ें कि हमारे यहाँ तालीम के हवाले से लोगों के विचार सोच क्या है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि मैं बाबा के दोहल ये कह सकता हूँ कि एजुकेशन के कॉन्सेप्ट और बच्चों की तालीम के हवाले से जो उनके कॉन्सेप्ट थे, जो उनकी एक सोच थी, जो उनका एक विजन था, मैंने कश्मीर में बहुत कम लोगों में देखा। अलग बात है कि वसाइल की वजह से वो शायद को बहुत बड़ा अच्छा इदारा उस तरह से नहीं बना सके, अच्छे से मराद के कोई बड़ा आईफा इदारा नहीं खोल सके, लेकिन विजन के एतबार से वो किसी भी बड़े इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर से कम नहीं थे और बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ों को समझते थे, जानते थे। उनकी लिखी डायरीज में पढ़ता रहा, उनकी भेजी हुई खबरें में देखता रहा, पढ़ता रहा, और उनसे बाहसीत रेडियो के एक नुमाइंदा के हाड़ीगल से, आपको भी याद है, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि हम उनसे रिपोर्ट भी लेते रहे। जितना बैलेंस, जितना मुतवाज़न, जितना खैर जानबदार और जितना टू दी पॉइंट और अकॉर्डिंग टू एथिक्स मैंने उनको पाया, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कोलीग्स हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ कि हम लोग उससे काफ़ी दूर थे। तो इस मौके पे मैं आपके शुक्रिया के साथ मैं उनके करीबी लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी करता हूँ, उनसे जुड़े तमाम जो पसमानदान हैं उनसे हमदर्दी का इज़हार करता हूँ, और मैं दिल से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो दर्जात है खालिद कियानी साहब के वो बुलंद करे। वो एक अच्छे इंसान है, और मैं ये गवाही देता हूँ अल्लाह के हुजूर कि खालिद कियानी साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी अच्छाइयों के सिले में उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। खालिद कियानी साहब यकीनन हाड़ीगल की रौनक थे और साफ़ी बरादरी में सीनियर आदमी भी थे, और सबसे अहम बात ये थी कि एजुकेटेड साफ़ी थे, काफ़ी खिदमात की। अगरचे शायद यहाँ उस तरह की साफ़त का ना तो रुझान है और ना की जाती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने हिस्से का किरदार अदा करने की कोशिश की, जिस पे हम उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि बाकी साफ़ी बरादरी भी खालिद कियानी साहब की तरह बेबाक किस्म की अपनी साफ़त को जारी रखेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रखवत में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को, बच्चों को और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, और उनके लिए भी आपने अपने तौर पे उनके बच्चों के साथ ताल्लुक़ रखना है, और हमारा भी जहाँ तक ताल्लुक़ हुआ इंशाअल्लाह उन तक भी जो हुक्म हुआ कोशिश करें कि उनके बच्चे कहीं एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि खालिद साहब बड़ी यंग उम्र में चले गए, तो घर के हवाले से शायद वो इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे। इस हवाले से आपने भी कोशिश करनी है हम तक जो हुक्म हो इंशाअल्लाह बजा लाएं। खालिद महमूद कियानी साहब की बड़ी खिदमात हैं, वो उन्होंने सहाफ़त की जो दुनिया में
اپنا نام جب کمایا، اس کے بعد جو صحافت کی دنیا میں انہوں نے عوام کی خدمت کی، دکھی انسانیت کی خدمت کی، لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے کی بات کی، اور وہ جتنا عرصہ صحافت میں رہے مرتے دم تک وہ دکھی انسانیت کی خدمت میں لگے رہے اور عوامی مسائل کو اجاگر کرتے رہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ایک عامل صحافی بیمار ہوتا ہے، بستر مرگ پہ پہنچتا ہے، اسپتال میں پہنچتا ہے، پھر میڈیا کے سارے جو دوست ہیں وہ چیخ و پکار کرتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست اس حالت میں چلا گیا ہے، تو ایسے میں حکومت جو آزاد کشمیر ہے، جو ریاست کے ادارے ہیں، وہ اس صحافی کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے۔ آزاد کشمیر میں پریس فاؤنڈیشن تو قائم ہے، لیکن اس پریس فاؤنڈیشن کا کیا فائدہ کہ صحافی وہاں مر رہا ہے اور اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ہاسپٹل میں نہیں بھیجا جا رہا ہے، اس کے اسپتال کے اخراجات دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو ایسے ادارے کا کیا فائدہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، 2-3 صحافتی تنظیمیں، وہ بھی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں فیل ہوئی ہیں، کیونکہ جو ان کو ایسا ایک نظام بنانا چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی صحافی جو عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہو، وہ جب اس کے لیے مشکل وقت آئے تو وہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو میں اس وقت جو خالد محمود صاحب کی جو خدمات ہیں، صحافت کی خدمات ہیں، ہم جو صحافی کارکن ہیں، جو ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، خدمات دے رہے ہیں، ہم ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور جو لوگوں کے لیے انہوں نے جو خدمات کی ہیں وہ لوگ بھی ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ خالد کیانی مرحوم سے چند ہی ملاقاتیں تھیں، لیکن وہ ملاقاتیں جو چند ہی بار رہی ہمارے ساتھ میٹنگز میں، اخبار کے دوران، اور لاسٹ ٹائم کی جو ہماری ہاسپٹل میں، مرحوم ایک حساس دل رکھنے والے، ایک بہت ہی حساس طبیعت کے مالک اور چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھنے والے انسان تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی کہیں سے نکل آئیں گے اور پھر اسی طرح ہنستی مسکراتی گفتگو کرتے ہوئے، جس میں مذاق کا عنصر بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ بہرحال خالد کیانی ایک پوری تفسیر تھے، ایک ہسٹری تھے، ایک تاریخ تھے، جو اب ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ مغفور مرحوم کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور ان کے مشن جو ہیں یا ان کی جو چلائے ہوئے چیزیں تھیں، ان کی اولاد اسے کنٹینیو رکھ سکے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ کے اس چینل کی وساطت سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ خالد کیانی مرحوم کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے پوچھا۔ ان کی شخصیت کا ہر پہلو بڑا خوبصورت تھا، میری ان کے ساتھ دیرینہ رفاقت رہی، اور ان کی جو شخصیت تھی اس میں خلوص، ہمدردی، اخوت، رواداری، مساوات، اور بالخصوص جو انصاف اور حق کی آواز تھی وہ بلند کرنے میں بڑے نمایاں تھے، اور بالخصوص وہ ایک ملن نثار شخصیت تھے۔ ان کا ہمیشہ لوگوں کے ساتھ جہاں پہ بیٹھتے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ یہ ان کا بڑا جو ان کی شخصیت کا جو ایک وصف تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ وہ محبت اور ہمدردی رکھتے تھے۔ تو ان کی شخصیت کے دیگر جو پہلو ہیں، ان میں سے اگر ایک ایک پہلو پہ بات کی جائے تو احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شوکت صاحب۔ سابق صدر پریس کلب خالد کیانی صاحب ہمارے لیے محسن تھے، صحافت کا چومر تھے۔ میری زبان اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں مزید بول سکوں۔ خالد کیانی صاحب سے ہمیشہ میں نے سیکھنے کا یہ موقع ملا۔ ہمیں باشد ایک صحافت کا طالب علم انہیں ہمیشہ ایک گائیڈ کیا، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے۔ ہمیشہ انہوں نے صحافت کا علم بلند کیا، حق و سچ کی تلقین کی ہمیں۔ خالد کیانی صاحب سے چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے، بڑوں کے ساتھ بڑے، انتہائی محبت شفقت کا درس دیا۔ انہوں نے کبھی بھی ان کی زندگی میں نے غصہ نہیں دیا، ایک ہمدردی، ان کا خلا کبھی پور نہیں ہو سکتا صدیوں کے بعد۔ خالد کیانی صاحب نے جو ہمیں ایک پیغام چھوڑ کے گیا، ہمیشہ حق و سچ کا ساتھ دیں۔ کبھی بھی انہوں نے بڑے بڑے ان کو آفر آئی، کبھی انہوں نے جٹلایا، اور ہمیشہ حق و سچ کی فتح ہوئی۔ اسی لیے خالد کیانی صاحب
उनकी किरदार पे मौत आई है, उनका किरदार हमेशा ज़िंदा है। जिस्म पे मौत आई है, जिस मौत चली जाती है, लेकिन उनका किरदार आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। वाह साहब के साथ बैठने से मिलती थी। तो जिस दिन खालिद महमूद कियानी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मैं समझता हूँ कि मैं एक उस्ताद से जो है महरूम हो गया हूँ। मुझे गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। मैं अपने आप को सच्ची बात है कि बेसहारा सा फील करता हूँ। खालिद महमूद कियानी साहब चूँकि बड़ा टाइम यहाँ पे आड़ी गल में भी गुजारा, उन्होंने हमारे साथ भी रहे। हमने कभी उस आदमी के चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, हमने कभी भी उनको किसी के साथ इस तरह की कोई गुफ्तगू करते नहीं देखा कि जिनसे वो लगे कि वो उनका साफत से तल्लुक़ नहीं है। खालिद महमूद कियानी साहब को हर आदमी इज़्ज़त एहतराम की निगाह से देखता था। और बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला खालिद महमूद कियानी साहब के आने वाली जो मनाज़िल हैं उनको आसान फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मोहतरम खालिद महमूद कियानी मरहूम दी अकेडमिया के साथ 4 साल तक वाबस्ता रहे। इंतहाई मेहनती, लायक और बहुत इल्मी, अदबी और बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। मुझे ज़ाती तौर पर भी उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ख़ास करके अगर उनकी तालीमी खिदमात में बात की जाए तो वो अपनी शफ़क़त और अपनी जो उनकी तहरीरी जो मतलब सलाहियतें उनके अंदर थी तहरीर के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि वो अपना सानी नहीं रखते थे। और उनकी रहलत अकेडमिया के लिए भी और इस पूरे हाड़ी गल के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। और उनकी इस कमी को मैं नहीं समझता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में कहीं पूरा किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा खला उनके वफ़ात की वजह से पैदा हुआ है। मरहूम खालिद महमूद कियानी इंतहाई शफ़ीक इंसान, इंतहाई मिलनसार और कुर्बानी और इसार का मजमूआ अगर किसी ने देखना हो तो वो खालिद महमूद कियानी की ज़िंदगी का मुताला करे। और जो मैं जिससे इस बात से सबसे ज़्यादा इंस्पायर था और मुझे जो मतलब उनसे हमेशा मोटिवेशन वो बहुत ज़्यादा देते थे, बहुत मोटिवेशनल किस्म की शख्सियत उनकी थी और वो बहुत ज़्यादा खुददार इंसान थे। उन्होंने जो है ना बड़े मुश्किल हालात का भी सामना किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कभी उनकी ज़ुबान से उसका इज़हार मैंने अपने 4 साल उनके साथ जो रफ़ाकत है, वैसे तो मैं उनको बहुत 2006-07 से उनको जानता था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा उनके साथ मिल बैठ कर काम करने का मौका मिला वो 2016 से लेकर उनकी रहलत तक जो है ना मैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत ज़्यादा खुददार इंसान थे, बहुत ज़्यादा मिलनसार इंसान थे और वो इस इलाके का सरमाया थे। और बहुत सारे यहाँ आड़ीगल में मेरे नोटिस में इशूज़ ऐसे थे कि शायद उनकी वजह से बहुत बड़ा कोई तसादम होने के चांसेस भी मौजूद थे, लेकिन वो खालिद साहब की हिम्मत, उनकी दानिशमंदी और उनकी जो पुरअसर और जो मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ जो वो जब गुफ्तगू और चीज़ें करते थे तो बहुत सारे इशूज़ को उन्होंने सिर्फ अपनी बातों से जो है ना यहाँ पर रिजॉल्व किया है। 1-2 इशूज़ का मैं उनकी साफ़ी अगर खिदमात की बात की जाए तो एक दफ़ा एक जगह पे हम बैठे हुए थे, खालिद महमूद कियानी साहब थे, तो कोई यहाँ आड़ीगल का लोकल इशू था, उसमें एक पार्टी उनसे खबर लिखवाने के लिए आई। तो उनके जहन में ये था कि वो ज़रा अपनी मुखालिफ पार्टी के ख़िलाफ़ खबर लिखवा रहे थे। कुछ अल्फाज का इस्तेमाल वो ऐसा करवाना चाहते थे कि जो अल्फाज शायद उन मुखालिफ पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा दुख का बायस भी बनते और किसी बड़े तसादम का बायस भी बन सकते थे। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मैंने यानी ये चीज़ महसूस की कि कियानी साहब ने बड़े यानी आप कह सकते हैं कि टेक्निकल अंदाज में और चीज़ों में उनको इस बात पे कायल किया कि इन अल्फाज की बजाय अगर ये वाले अल्फाज हम इस्तेमाल करें तो आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा, मेरी जो साफ़ती अक़दार हैं वो भी बाल रह जाएंगी। और उन्होंने कायल करके उनको भेजा। तो बहुत ज़्यादा एक इल्मी अदबी शख्सियत थे और उनकी जो है ना वफ़ात का मुझे ज़ाती तौर पर बहुत रंज भी है। और मैं ये समझता हूँ कि हम अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से, एक अपने बड़े भाई से महरूम हुए और उनका ख़ानदान भी जो है ना ज़ाहिर है एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजरा है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला कियानी साहब के दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनके जो लवाहिकीन हैं उनको जो है ना इस पे सब्र से नवाजे और इस पूरे खित्ता आड़ीगल को अल्लाह ताला जो है ना उनका नेमत बदल अता फरमाए। नाजरीन, अभी आप खालिद महमूद कियानी के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के तासरात सुन रहे थे।